नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 जो एग्जाम्स हुए थे उसमें जो भी मैथ्स के पेपर थे उसके बारे में डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो जिसका भी एग्जाम आगामी एग्जाम्स है उसके दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो जिसका भी ग्रुप डी एग्जाम्स हो, चाहे वो एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम्स हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो या अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम्स हो, मेरे दोस्त लेवल पता करना है तो सेशन अटेम्प्ट जरूर करना होगा आप लोग को। किस लेवल से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आप उस तरह रणनीति और उस तरह तैयारी कर सके। ठीक है, कि जो आपको परेशानी सबसे ज़्यादा ना हो। तो सेशन से जुड़ गए हैं तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्विकली अपडेट्स के लिए चाहते हैं कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, एक सेशन चलता है मेरे दोस्त 11 पीएम पे ये सेशन रहने वाला, सॉरी माफ कीजिएगा, 11 बजे सवेरे सेशन आता है। ये जितने भी विगत रेलवे में पूछे गए प्रश्न थे, चाहे वो एनटीपीसी हो या जितने भी रेलवे में एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आते हैं मेरे दोस्त, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं और बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न इसमें कराते हैं। बिल्कुल मजेदार सेशन चलता है। टोटल आप देख सकते हैं पार्ट 8 तक आपका क्लास हो चुका है, कल पार्ट 9 चलेगा। ठीक है, तो यदि आपका एग्जाम्स है मेरे दोस्त तो आप इस सेशन को जरूर अटेम्प्ट करें, समय बचत होगा। और जितने भी प्रश्न कराए गए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 में प्रश्न हूबहू लड़े हैं, सिर्फ नंबरिंग चेंज हुए हैं, बाकी बात प्रश्न को लड़े हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न लड़ा है नहीं लड़ा है हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्रश्न के साथ में। तो चलते हैं, 10 जुलाई 2026 सीबीटी 2 एग्जाम्स हुआ था, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। ठीक है, मात्र एक शिफ्ट में एग्जाम चला था मेरे दोस्त। इसका जो मैथ्स का है वो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ बिना कुछ विलंब किए। एक बार मैं फिर बता दूं मेरे दोस्त, यदि आपका एग्जाम्स है तो आप सावधानी पूर्वक आप लोग देखिएगा। हो सकता है मेरे द्वारा सॉल्व किए गए प्रश्न फर्स्ट बार में आपको समझ ना आ सके, क्योंकि हम कोई भी प्रश्न पे लेंदी नहीं जाते हैं दोस्त। जितना हो सके शॉर्ट मेथड से हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि टाइम का सवाल है, निगेटिव भी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है ना, तो सवाल को बनाने के लिए नया अप्रोच सीखना होगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ। बोला गया है धातु की एक शीट आयताकार है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोने से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को काटा जाता है। शेष शीट से एक बंद बॉक्स बनाया जाता है। इसमें 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने माचिस के बॉक्स समायोजित किए जा सकते हैं। कुछ नहीं प्रश्न में बोला जा रहा है, सिर्फ लेंदी कर दिया है, इसमें प्रश्न में कुछ नहीं है। बोला जा रहा है एक आयताकार एक चादर थी, चादर मतलब प्लेट जिसको आप बोलते हैं पतला के रूप में। ठीक है, इसमें भाई साहब क्या किए कि कॉर्नर कॉर्नर सब में 10 सेंटीमीटर काट दिए। तो जब भी एक चादर को आप कॉर्नर पे 10 सेंटीमीटर यदि काट के इसको आप ऊपर उठाइएगा मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं एक बॉक्स के रूप में बनेगा, घनाभ के रूप में बनेगा। ठीक है, तो यानी इस चादर का दिया गया था लेंथ कितना, 56 मीटर, 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसका दिया गया था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि पूरी चादर की लंबाई 56 सेंटीमीटर था तो इसको कॉर्नर से आप 10 सेंटीमीटर इधर से और 10 सेंटीमीटर इधर से काट दिए तो उसका लेंथ तो कम हुआ होगा ना। तो लेंथ कम कब हुआ होगा, 10 सेंटीमीटर इधर से गया होगा, 10 सेंटीमीटर इधर से, यानी 20 सेंटीमीटर गया होगा। तो 20 सेंटीमीटर गया होगा कि न्यू वाले का क्या बनेगा, न्यू वाले जो बनेगा मेरे दोस्त काट के, तो कहीं ना कहीं 36 सेंटीमीटर लेंथ का बनेगा ये। चौड़ाई भी 20 माइनस होगा 20, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी हाइट 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा था कि इसको आप एक बॉक्स के रूप में बना दिए। अब इसमें जो है एक छोटी छोटी माचिस की डिब्बी जो होता है ना, जो आप देखे होंगे, 4 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले इसमें माचिस के बॉक्स रखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि कितने माचिस के बॉक्स इसमें फिट हो जाए, बस सिर्फ सवाल में ये बोला गया है। तो यदि उसमें माचिस का बॉक्स फिक्स करना है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला हम घनाभ बनाए थे कॉर्नर को काट काट के, सबसे पहले उसका आयतन देख लेंगे, उसका जगह कितना है, बड़ा वाला का जगह देख लेंगे, और छोटे वाले एक छोटे माचिस कितना जगह लेता है और बड़ा वाला टोटल क्या है, यदि इससे भाग देते हैं तो टोटल कितना माचिस होगा वो आपके सामने चले आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो रूप जो बना होगा मेरे दोस्त, ये घनाभ का बना होगा। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, आप जानते हैं, एल गुना बी गुना एच हो जाएगा। लंबाई क्या दिया गया था 36, चौड़ाई क्या दिया गया था 20 था, और ऊंचाई तो 10 था। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा वाला घनाभ का आयतन, यानी इतना जगह इसमें है मीटर क्यूब में। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब छोटा माचिस जो इसमें हम फिट करने जा रहे हैं, तो छोटा माचिस कितना जगह एक्यूपाई करेगा मेरे दोस्त, तो उसको भी पता होना चाहिए ना, कितना जगह एक्यूपाई करेगा वो। जैसे मान के चलिए 4 मीटर लेंथ थी, 2 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर, तो यही इतने ही तो आयतन ये घेरेगा। यदि टोटल आयतन में से जितने भी इसमें बनाए गए थे, छोटे वाले इसमें से आयतन को भाग दे दें, तो जितना भी होता माचिस का तीली कितना पिसाएगा यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग देते हैं हम लोग।
2 से इसको पहले ख़त्म करते हैं 10 बार में, ठीक है। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से ये 2 चले जाएगा, 3 दूनी 6, 6 छः के 36, यानी 600 माचिस का डिब्बी आपको लेना होगा, तब जाके आप उसमें फिक्स कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 600 बॉक्स सही है आप, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, ये समझाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा हम डिटेल्स में बताए गए हैं, बाकी बात इसमें ईजी भी कर सकते थे। तीनों में से आप आयतन निकाल के, छोटे वाले डिब्बी का आयतन निकाल के भाग दे देते, टोटल छोटी डिब्बी आ जाता, ठीक है। चलें आगे की ओर, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ये दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न थे ये। तो इस समीकरण को करने के लिए या इसको सरल करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात होनी चाहिए कि यदि ए पे पावर m, यदि ए पे पावर n हो, यदि बेस, यदि इसका जो है बेस ये नीचे वाला है ना, यदि ये समान हो और पावर और समान हो, यदि भाग के रूप में हो, तो पावर ऊपर जाके घट जाएगा, यानी m माइनस n हो जाएगा। ये बात जानते हैं ना, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2 पे पावर 4 है, 2 पे यानी बेस तो दोनों 2 है, ऊपर जाके घट जाएंगे, तो यानी 4 में 2 जाएगा, 2 पे पावर 2 बचेंगे। इसी प्रकार 3 बेस दोनों का समान है, ये जाके ऊपर घट जाएंगे, तो 3 पे पावर 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार 5 पे पावर 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार देखा जाए मेरे दोस्त कि एक जगह 5 आ रहा हो, एक जगह 2 आ रहा हो, समझ जाइए इकाई पे 0 होने वाला है। तो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो ये दोनों का खेला खत्म होगा। जो भी लड़के 2 या 4 ऑप्शन दिए होंगे वो तो समझ ही रहे हो ना, तो नहीं होना चाहिए। 5 और 2 हो गया, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे 4, 9 और 25, तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 नामा 900, 900 इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बहुत ही इजी थे, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का सवाल नहीं था, ठीक है। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रत्येक 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को सिरे को जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा। यानी कि घन का आयतन दिया गया था आपके पास 216 सेंटीमीटर, एक घन का आयतन दिया गया था जिसका 216 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। तो एक घन लिया और दूसरे घन को इसमें चिपका दिया, दोनों को पास में लाके चिपका दिया। अब आपसे पूछ रहा है दोनों यदि घन को चिपकाएंगे तो कहीं ना कहीं घनाभ बन जाएंगे वो। अरे मेरे दोस्त, छोटा सा घन हम इसमें और इसमें चिपका दिए तो ये घनाभ का ही तो रूप लिए, तो बस यही घनाभ का आपसे आयतन वो थी विकर्ण पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले छोटे वाले जो घन था इसकी भुजा तो हमको ज्ञात कर लेने दीजिए, भुजा ज्ञात होगा तो हम इसका विकर्ण ज्ञात कर लेंगे घनाभ का। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ए क्यूब क्या दिया गया था 216, जी हाँ। तो भुजा क्या आ जाएगा, यानी 6 का क्यूब 216 होता है, तो यहाँ से पता चल गया भुजा मेरे पास 6 लेना पड़ेगा, यानी इसका भी भुजा 6 है। और इसका भी, यदि इसके साथ 2 सिरों को सटाया गया है ना, एगो और ये इसमें सटाया गया, तो इसका भी भुजा 6 होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि दोनों का लेंथ 12 होगा। दोनों का सिर्फ आपका लेंथ परिवर्तन होगा, दोनों का सिर्फ लेंथ परिवर्तन होगा मेरे दोस्त। क्या चौड़ाई परिवर्तन होगा, जी नहीं, जो चौड़ाई इसमें था चौड़ाई भी इसमें ही रहेगा, चौड़ाई नो परिवर्तन, यानी इसका जो विड्थ हो जाएगा ये भी 6 हो जाएगा। क्योंकि घनाभ का कोई भी आप देखिएगा ना सिरा, उसका सबका 6 ही सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी इसमें भी नहीं चेंज होगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, अरे आपसे पूछा क्या गया मेरे दोस्त, तो घनाभ का विकर्ण पूछा गया। तो घनाभ का विकर्ण आप कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं ना घनाभ का आप विकर्ण। तो 144 प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, और फिर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा 36 हो जाएगा, तो ये क्या होगा इसमें 180, 180 और ऐड कीजिएगा 216, रूट अंडर 216 आ गया। क्या रूट अंडर 216 किसी संख्या का वर्ग है, जी नहीं, नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 गुना 6, जी हाँ 36 गुना 6 लिख सकते हैं। 2 में 1 बाहर निकालना तो यानी 6 इसमें आ रहा है, तो 6 रूट 6 इज राइट आंसर। यानी कि विकर्ण क्या हो जाएगा, 6 रूट 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ गए, हम कुछ नहीं किए। घनाभ का विकर्ण पूछा जा रहा था, यदि दो को घन को जोड़िएगा तो वो घनाभ में परिवर्तन होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात है आपको, बस घनाभ का विकर्ण तो आप जानते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस आपका ऊंचाई का स्क्वायर हो जाता है रूट अंडर में। तो ये आपका आंसर चले आएगा। सिंपली पेपर था मेरे दोस्त, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं था, ठीक है। चलते हैं हम लोग नंबर चौथे प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपसे बोले जा रहे हैं सिम्प्लीफिकेशन से हो गए या बहुत प्रकार या त्रिकोणमिति से हो गई, एक सवाल देखने को मिलेंगे। अलजेब्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न अलजेब्रा से रहते हैं। तो ये सब टॉपिक, यही सब पता चलता है मेरे दोस्त कि क्या टॉपिक आपका रहने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा 27x³ प्लस 343y³ 189x² 441x² का तुल्य क्या होगा। तो इनका जिसको फॉर्मूला याद होगा मेरे दोस्त वो यूं ही करके आएंगे, इसमें आप इसको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि x
ए प्लस बी का होल क्यू जो हो जाते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्राई ए स्क्वायर बी प्लस 3ab²। ये होते हैं ना फार्मूला, आप पढ़े होंगे ना। यदि फार्मूला दिमाग में रहा होगा मेरे दोस्त तो इस सवाल में कोई भी परेशानी आपको नहीं आया होगा। चाहे तो आप इस सवाल को वैल्यू पुट मेथड से भी बना सकते हैं, एक्स का वाई मान रख सकते हैं, वाई का अपने जगह मान रख सकते हैं, उसके अनुसार आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला है, इसको भी कहीं ना कहीं दिमाग में आपको रखना होगा। तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², कहीं ना कहीं तो यही हो रहे होंगे ना। देख सकते हैं यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू 3a² बी, यहाँ ए प्लस बी स्क्वायर, देख रहे होंगे सेम टू सेम है। तो ए प्लस बी के जगह क्या रहा होगा, ए प्लस बी के जगह जो कि ए का क्यूब करते 27x³ आ जाती, यानी कि कहीं ना कहीं 3x रहा होगा। इसी प्रकार बी का किसका क्यूब 343 यानी 7 का कहीं ना कहीं 7y रहा होगा। तो ये 6x प्लस 7y का ही फार्मूला मेरे दोस्त, इसका ही उत्तर दिया गया आप लोग क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं था। यदि आप लोग फार्मूला रिवाइज कर लिए होंगे एग्जाम से पहले तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो 3x प्लस 7y का होल क्यू है, ये साफ साफ देख सकते हैं आप। चाहे तो इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं, x का मान कुछ रख सकते हैं, y का मान कुछ रख सकते हैं। तो जो भी इसका उत्तर आएगा सॉल्व करने के बाद, इसमें भी x y का मान रखने पर जिसमें सेम उत्तर आ जाए वही आपका आंसर होगा। बाकी बात 11 बजे सेशन में हम ये सब प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं मेरे दोस्तों। इसमें भी बिल्कुल इजी है। इसको यदि आप बेस से बनाते हैं, लेंथ से बनाते हैं तो ये बहुत लेंदी जाएगा, जिसमें कि बहुत ही समय लग सकता है। तो वो लेंदी प्रोसेस हम नहीं जाएंगे। कभी ऐसा होगा इस चैप्टर जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो उसमें हम लोग बिल्कुल लेंदी स्तर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दिए गए रेखिक समीकरणों के निकाय में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, सही बात है। ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी का मान क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, तो ये तो 3x प्लस 7y बराबर 15 है, यहाँ ax प्लस by बराबर 30 है ना। ए एक्स प्लस बी वाई यानी एक्स वाई जो रहे होंगे मेरे दोस्त, यहाँ भी एक्स वाई वही रहे होंगे ना। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया गया है ए एक्स प्लस वाई, इसके बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बोल दीजिएगा 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना बराबर 30 आ जाएगा। ना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि 2 से गुना कीजिएगा तो सबको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 14y बराबर 30। तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 30, समझ में आया। तो यहाँ से ए बी का मान पूछ दे आपको, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बता रहे हैं। डायरेक्टली आप इसमें नहीं ले सकते हैं समय, 6 और 14 के बराबर आ जाएगा, 2 ही राइट आंसर। तो इसका यदि सॉल्व करने जाइएगा मेरे दोस्त तो इसमें आपको थोड़ा सा समय देना होगा। तो इसको कभी भी 11 वाले सेशन में हम एक बार ये प्रश्न लेके आएंगे, वहाँ से लेंदी प्रश्न आप लोग को सॉल्व करवा देंगे इसको, ठीक है। हम यहाँ क्यों इन दोनों को वैल्यू बराबर किए वहाँ A to Z आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि इसको गुना किया तो 6x प्लस 14y आ गया ना। एक्स वाई तो वही वैल्यू रहेगा मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं 6 और y का आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो बिल्कुल इसी तरह सवाल आप सॉल्व कर सकते थे, समझ गए। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। छठे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है, बी उसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 2 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग अपूर्ण रह जाएगा। यानी ए कितने दिन में कर रहे थे, 9 दिन में, बी कितने दिन में कर रहे थे, 22 दिन में कर रहे थे। यानी ये दोनों जो काम कर रहे तो कुछ एक वर्क होना चाहिए जिसको वो काम कर रहे हैं, हवा में तो काम नहीं कर सकते हैं ना। तो एक टोटल वर्क होता है मेरे दोस्त जिसको ये काम करता है। तो टोटल वर्क क्या होता है, यानी कि जो जो काम कर रहे हैं उसका एलसीएम, वो संख्याएं होता है जो दोनों से विभाज्य हो जाए। तो यानी इसका कहीं ना कहीं एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी ये हमको देखना है कि ये दोनों संख्याएं किसी से कट रही है, दोनों किसी से नहीं कट रहा है। यदि कोई भी दो संख्याएं किसी से भी नहीं कट रहा है तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो इसका दोनों का गुणनफल हम क्या बता दें, 9 दूनी 18 के हाथ में 1 और 9 दूनी 18 19, 198 इकाई टोटल इसका वर्क हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा ना, 198 इकाई टोटल वर्क, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना वर्क काम करेगा, कितना इकाई काम करेगा, तो बोल दीजिएगा 22 इकाई काम करेगा, ठीक है। और बी एक दिन में कितना इकाई काम करेगा, तो बोल दीजिएगा यहाँ से 9 इकाई काम करेगा। अरे तभी तो बी यदि एक दिन में 9 इकाई करेगा मेरे दोस्त तो 198 इकाई काम खत्म करने में इसको कितना दिन समय लगेगा, 22 दिन समय लगेगा। इसी प्रकार ए एक दिन में 22 इकाई काम करते हैं तो 198 को काम करने में 9 दिन का काम लगेगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे थे ना कि यदि वे 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ, तो यानी कि एक साथ ये एक दिन में कितने भाग कर लेंगे। अरे ए और बी एक साथ एक दिन में कितने भाग, ये एक दिन में 22 भाग, ये एक दिन में 9 भाग, यानी कि एक दिन में 31 इकाई काम कर लेंगे, ठीक है। एक दिन में यदि 31 इकाई काम कर रहे हैं तो 2 दिन तक तो काम किया, तो 2 दिन में कितने इकाई कर लेंगे, ये
तो बोल दीजिएगा 62 इकाई काम इसका हो जाएगा। तो टोटल काम आपके पास कितना था, 198 इकाई। इसमें तो ऑलरेडी आप 62 इकाई ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो शेष काम आपके पास कितना बचा, तो आप बोल दीजिएगा शेष काम मेरे पास 136 इकाई बचा है। टोटल काम मेरे पास जो बचा है काम करने के लिए 136 इकाई बचा है, ठीक है। तो टोटल कितना था यही ना पूछा जा रहा था, कितना भाग रह गया, तो टोटल 198 भाग में टोटल 136 भाग आपका काम करना रह गया है, ठीक है। इसको यदि कटाइएगा मेरे दोस्त, 2 से 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18 यानी 68 बटे 99 बटे भाग ये अधूरा रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है। सिंपली पेपर था, किसी भी तरह करके ये सवाल को बना सकते थे। 6 नंबर बहुत ही सिंपल था प्रश्न, ठीक है। चलते हैं हम 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न मेरे भाई बोला गया है कि एक दुकानदार एक लैपटॉप को 40,000 में खरीदता है, वो पहले इसे 20% लाभ पर बेचता है, बाद में खरीदार इसे 10% की हानि पर दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना। ये भी बहुत ही सिंपली थे, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। यदि 40,000 रुपया लैपटॉप का दाम है तो पहले ये 20% लाभ पर बेचे तो कितना में बेचना होगा, हम जानते हैं 20% का वैल्यू 1/5 होता है, यानी कि 5 रुपये वस्तु में 1 रुपया लाभ कमा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं बेचना होगा 6/5 पे, तभी तो 1 रुपया लाभ कमाइएगा आप। यानी कि इसका 6/5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 48,000 हो जाएंगे ना। तो यानी कि पहले व्यक्ति जो 20% डिस्काउंट पे जो बेचा था उसको कितने में बेचा था, 48,000 रुपये में बेचे गए थे, ठीक है। अब ये क्या किया, इसको फिर 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेचने का मतलब है कि उसके 90% पे बेच दे। 90% का वैल्यू 9/10 हम जानते हैं, तो ये यहाँ से चले गया मेरे दोस्त। तो 0 0 9 8 72 यानी इकाई 3 डिजिट 200 होगा, एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से आप उत्तर दे सकते हैं इसी तरह, ठीक है। बाकी बात इसका गुणनफल कर लीजिएगा, 43,200 इज राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इसी प्रकार जब सवाल आप करते हैं ऑप्शंस को भी एक नज़र ध्यान में मद्देनजर रखते चलिएगा। कोई भी प्रश्न बने या ना बने, आपका फर्ज है प्रश्न को पूरा पढ़ना, ठीक है, चाहे बने अथवा ना बने, और ऑप्शंस पे एक नज़र रखना, ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। ये 11 बजे सेशन में हम एक बार करवाए थे मेरे दोस्त, वो चतुर्भुज के बारे में ही बोल रहे थे, ठीक है। और सेम टू सेम पेपर आपका आया, सिर्फ इसका समबाहु त्रिभुज समलंब पतंग ये सब अंतर है, बाकी बात टॉपिक जो है ना समचतुर्भुज का, उसमें चतुर्भुज या समचतुर्भुज ऐसे कुछ समथिंग पढ़ाए थे, सेम टू सेम आपका आया था, ठीक है। चाहे तो आप पार्ट में जितने भी प्रश्न है उसमें आप देख सकते हैं, चाहे तो वो तीसरा या चौथा या 5वां पार्ट में किसी में रहे होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पे है। एनटीपीसी यूजी में भी इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, तो उसी एनटीपीसी यूजी के ही रिलेटेड वो हम चैप्टर लेके आए थे पार्ट वाला, पिछले वाला, और फिर ये रिपीट कर गए हैं प्रश्न, ठीक है। तो ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं या एएलपी सीबीटी 2 वाले जो बच्चे हैं या यूजी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाले जो सीबीटी 2 वाले बच्चे हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको आप महत्वपूर्ण नोट्स लेकर लिख लीजिएगा। क्या बोला जा रहा था प्रश्न में कि नीचे दिए गए कथनों में से चतुर्भुजों के संबंध में कौन सा कथनों का चयन कीजिए, यानी कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक कौन सही है या बी सही है या सब सही है, ये आपको बताना। तो सबसे पहले चलते हैं, क्या समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है, जी नहीं, ये तो साफ बोला गया। आपको बोला गया मेरे दोस्त एक समबाहु त्रिभुज है, ये बोला समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो क्या ये सामने वाला ये समांतर भुजाएं बराबर होती है, क्या ये बराबर होती है क्या, जी नहीं, बराबर कभी नहीं होती है। भले ये बोल देगा और समांतर भुजाएं बराबर होती है, ये यदि पूछता कि ये दोनों क्या बराबर होते हैं तो हम मार देते जी हाँ होते हैं, लेकिन समांतर भुजाएं बराबर कभी नहीं होते, एक बात याद रखिए, ठीक है। यानी पहला नंबर ऑप्शन नहीं हो सकते, पहला ऑप्शन नहीं हो सकते तो 1 नंबर भी नहीं हो सकते, 2 नंबर भी नहीं हो सकते, समझ गए, या तो 3 या 4 हो सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी की तरफ, हम इसका भी देख लेते हैं। पतंग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, जी नहीं, ये आप नहीं बोल सकते हैं गुरुजी, ये आप नहीं बोल सकते हैं। पतंग क्या एक समांतर चतुर्भुज है, ये आप नहीं। मान लीजिए ये पतंग है, समांतर चतुर्भुज वो है ना जो आमने सामने भुजा बराबर, ये आमने सामने भुजा थोड़ी, ये तो आसन भुजा जो है इसका बराबर होगा, आसन भुजाएं बराबर होगा, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर नहीं होगा। यानी बी भी आपका सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, राइट नंबर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो देख भी लेते हैं, क्या सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, जी हाँ होते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, उसी प्रकार समचतुर्भुज के आपस में चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहाँ से एक तो आगे जिसके पास जिस स्टूडेंट को ये भी रहता कि हाँ सी सही है, तो एक तो ये तो दो ऑप्शन तो ये दोनों छड़ा जाते, बाकी बचते सी और बी सी, ठीक है। अब डी में क्या बोले, किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। क्या पागल है क्या आप पागल हैं क्या मेरे दोस्त,
जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं, जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज हमने बनाया, ठीक है, तो इसकी मध्य भुजा, मध्य कौन है, यही तो है सेंटर में ना, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से कोई भी रेखा खींचे, मिलाने वाली रेखा जो हम मान लिए यहाँ से खींच लिए मेरे दोस्त, ये खींच लिए, ठीक है। तो इससे जो बनने वाला जो है, बना जो चतुर्भुज, क्या एक समलंब चतुर्भुज आएगा? कभी नहीं आएगा ना ये समलंब चतुर्भुज, पागल है क्या, समलंब चतुर्भुज नहीं आएंगे ये, ठीक है। तो यानी डी भी नहीं हो सकते, तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, राइट नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ गए। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न भी हम करवाए थे मेरे दोस्त 11 वाले सेशन में, ये प्रश्न भी हो चुका था, ठीक है। सेम टू सेम प्रश्न था, उसमें क्या था जो हम करवाए थे, इसमें ये एंगल खोज रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें ये एंगल खोज रहा है ना, उसमें ये एंगल खोज रहा था, चाहे तो आप देख सकते हैं, चाहे वो आज ही क्लास में लिए थे या कल लिए थे, ये पता नहीं है। बोला गया 9 नंबर प्रश्न में, दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, सही बात है, ए बी और सी डी के समांतर है, आर एस एक तिर्यक छेदी रेखा, यानी आर और एस दोनों को समांतर रेखाएं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान क्या होगा। जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है मेरे दोस्त, तो इसके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब जैसे ये कोण हो गए पी, कोण पी, सॉरी ये कोण 55 डिग्री है ना, ये कोण 55 डिग्री है, तो यानी इसके संगत कोण ये भी होंगे ना, तो एक्स का में ये भी 55 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो 55 डिग्री इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। उसमें एकांतर कोण पूछे जा रहे थे, इसमें आपके बिल्कुल संगत कोण पूछे जा रहे हैं, यानी कि ये जो कोण होगा यही कोण है, क्योंकि तो समांतर भुजाएं है ना, उसको प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, तो उसके संगत भुजा जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। इसका 55 है तो ये भी 55 होंगे, समझ गए। ये पूछता तो हम 180 में 55 को माइनस कर देते तो ये भुजा चली आता, क्योंकि हम जानते हैं एक सीधी रेखा से निर्मित कोण 180 डिग्री का होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये, ठीक है। चलते हैं, आपसे बोला गया है कि बहुभुज, ये सब जो प्रश्न है एंगल बारे में, आंतरिक और बाहरी कोण, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हर एक, और जितने भी सेशन है एक एक प्रश्न आपको 11 बजे डेली हम डालते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो 10वें नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहे हैं कि 10 भुजाओं वाली आकृति के 5 अंतःकोणों में से प्रत्येक का माप 185 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, यदि शेष 5 अंतःकोण बराबर हैं तो इन 5 कोणों में से प्रत्येक का कोण डिग्री में क्या होगा आपको बताना। एक आकृति थी, 10 भुजाओं वाली आकृति थी, ठीक है, तो उसमें 5 अंतःकोण, अंदर वाले कोण जो 5 कोण थे उसका माप दिया गया था, प्रत्येक का माप 185 डिग्री था, और शेष जो 5 कोण बना वो एकदम सब बराबर थे। तो इन पांचों में से प्रत्येक का माप जो बचे हुए थे उसमें से एक का माप क्या होगा डिग्री का, ये आपको बताना। तो यानी 10 भुजा वाली आकृति थी, तो हम क्या बता सकते हैं कि 10 वाली भुजा वाली आकृति के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। अरे आंतरिक कोणों का योग कितना होगा मेरे दोस्त, हम जानते हैं किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री, हम आपको बताए हैं ना, या तो आप n-2 इंटू 180 डिग्री भी कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड पड़ता है मेरे दोस्त। तो यहाँ से 2n, n क्या है, यही तो भुजाएं की संख्या है, भुजाएं कितना 10, 10 दूनी 20 में 4 के 16, और 16 से 9, 16 नमा 144, यानी कि टोटल आंतरिक भुजा का योग कितना निकला आपके पास 1440, 1440 निकला ना टोटल आंतरिक, 10 भुजाओं में से आंतरिक का जो टोटल योग निकला कोण का 1440 निकला। लेकिन इसमें से बोला गया था कि 5 जो अंतःकोण है इसमें प्रत्येक माप इतना है, तो 5 कोणों का माप कितना होगा, यानी कि अंदरूनी जो होगा 5 जो अंतःकोण जो होगा, एक कोण का माप इतना है, तो पांचों अंतःकोण का माप कितना होगा, 5 से गुना करना होगा, 5 5 25, हाथ में 2 और 5 40 के 42 के 2 हाथ में 4 और 5 5 4 9, यानी 925 डिग्री होगा टोटल 5 कोणों का योग, ठीक है। तो इसमें यदि हम 10 टोटल 10 अंतःकोणों योग में से 5 अंतःकोणों का योग घटा दें तो मेरे दोस्त लास्ट में 5 अंतःकोण तो बचेगा ना, ठीक है। तो इसमें से 925 यदि हम माइनस करते हैं तो ये 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 1 चले आएगा ना यहाँ, ये आपका 5 चले जाएगा, लेकिन हम बता सकते हैं 515 डिग्री जो शेष 5 अंतःकोण बराबर है, ये जो शेष जो बचे हैं ना, शेष का ये बचे हैं 515 डिग्री, ठीक है। तो आपसे क्या पांचों कोणों का योग पूछा जा रहा है, जी नहीं, एक का पूछा जा रहा है, तो इसको 5 से आप भाग दीजिए, 5 से जैसे भाग देते हैं तो 103 जो आ जाएगा, प्रत्येक अंतिकोण जो शेष बचे हैं 103 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 103 डिग्री 103 डिग्री 103 डिग्री 103 डिग्री 103 डिग्री 103 डिग्री को यदि 5 से गुना करते हैं तो 515 के बराबर आ जाएगा, समझ गए ठीक है। तो कम से कम आंतरिक कोण ये आपको ज्ञात करना, ये आपको मालूम रहना चाहिए मेरे दोस्त। कहीं भी पूछ दे कि बाहरी कोण कितना हो जाएगा, कोई भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग, तो हमेशा वो बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमेशा बात याद रखना। अंतः कोणों का योग पूछे तो इस फॉर्मूला से आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलें आगे, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक कमीज के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा ये आपको बताना। तो इसको चाहे तो आप एबीबी फार्मूला पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये बनता आखिर कैसे है इसको भी इसके बारे में ज्ञात रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप फार्मूला यूज कर रहे हैं लेकिन प्रश्न को समझना तो बहुत जरूरी है ना। एक के कमीज के मूल्य में 20% की कमी, मान लेते हैं कमीज का मूल्य यदि 100 रुपया, तो इसमें 20% का वृद्धि का मतलब है मेरे दोस्त इसको 120 रुपये में बेचना। फिर इसमें 20% कमी कर दिया, 20% कमी का अर्थ है 1/5 कमी, तो 1/5, 1/5 कमी हुआ ना, तो 1 यानी मेरे दोस्त 20% कमी बोल रहा है, 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। यदि कमी बोल रहा है तो ऊपर वाले घटा के लिखें, यानी 4/5, यानी कि 120 का 4/5 हमको चाहिए। तो 4/5 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 96 हो जाएगा ना। तो आपसे पूछा गया कि निबल प्रतिशत परिवर्तन, टोटल में परिवर्तन कितना होगा। आप 100 रुपया में तो वस्तु को दिए थे, ठीक है, आपका मूल्य था, लेकिन 96 रुपया में आखिरकार दिए तो कितना रॉस गया, अरे 4 ही तो रॉस लगा ना। तो 100 से कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमेशा जो भी इसका निकलता है परसेंटेज में निकलता है मेरे दोस्त, तो 4% इज राइट आंसर। ठीक है, तो चाहे आप ये भी फॉर्मूला से भी सेट कर सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं इसको। चलें, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। ये मज़ेदार प्रश्न रहने वाले हैं ये बिल्कुल। यदि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ के बारे में तो इसमें आप सॉलिड डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। डायरेक्ट आंसर कैसे देख सकते थे, 8 चौके 32, डायरेक्ट 3 इज राइट आंसर होगा। अब आप ये सवाल कीजिएगा कि डायरेक्ट आप आंसर दे कैसे सकते हैं, दे सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा, ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है और समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए आपको। बोला जा रहा है प्रश्न में, एक आयताकार मैदान की माप इतना इतना मैदान के बाहरी भागों के चारों ओर 2.4 मीटर की एक समान चौड़ाई पथ बनाया जाता है, तो पथ के बाहरी परिमाप और मूल इसके मूल मैदान के परिमाप के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए क्या होगा। बोला गया मेरे दोस्त कि एक आयताकार था, इसका दिया गया था 68.5 लंबाई और 45.6 चौड़ाई दिया था। अब इसके बाहर और आपका रास्ता बना रहे हैं, टहलने के लिए बनाया या और कोई काम के लिए, तो ये रास्ता की जो चौड़ाई है ना, रास्ता की चौड़ाई 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2.4 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि पथ के बाहरी परिमाप और मूल मैदान के परिमाप के बीच, यानी पथ के बाहरी परिमाप और मूल परिमाप के बीच का अंतर क्या है, ये आपको बताना। तो मैं बता दूं कि इस प्रकार यदि प्रश्न आए आप लोग के लिए, पथ में बाहरी परिमाप और मूल परिमाण के बीच का अंतर जो होते हैं मेरे दोस्त, जो भी इसका पथ है, पथ की चौड़ाई कितनी है 2.4 है, इसका 8 गुना होंगे, हमेशा होंगे 8 गुना, तो 90.2 मीटर। कैसे होंगे 8 गुना, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, आंतरिक परिमाप, पहले आंतरिक परिमाप लेना होगा, तो मैदान के अंदर परिमाप सीधा होता है, क्या होता है 2 × L+B, यानी आप इसको भी लिख सकते हैं 2L+2, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हमको बाहरी परिमाप ज्ञात करना है, तो बाहरी पर चूंकि रास्ता मैदान के चारों तरफ है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों तरफ बाएं बाएं और ऊपर नीचे रास्ते चौड़ाई W जुटेगी, सही बात है। यदि ये पहले वाला था मेरे दोस्त, ये बाद में हम W कुछ पद यहाँ छोड़ दिए, तो इसमें लंबाई जो जुटेंगे तो ये W तो जुटेगा, चौड़ाई में ये W तो जुटेगा। इसी प्रकार बोला कि नई लंबाई क्या होगी, L तो होबे करेगी, ये L तो होबे करेगी, L प्लस ये W और ये W जुटेगी, यानी 2W होगी। टोटल लंबाई क्या होगी, L+2W। सही है, चौड़ाई क्या हो जाएगा, वृत्त तो होगा यही, वृत्त तो छोटी वाली होगा, लेकिन दो को जो जगह आप ऊपर छोड़े तो ये भी W तो जोड़ सकते हैं इसमें, तो B+2W। अब बाहरी परिमाप हम जानते हैं 2 × L+B, तो 2 × L का मान क्या रखे थे L+2W, देख सकते हैं B+2W। ठीक है, इसी प्रकार 2 × L+B इनको योग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2L+2B+8W। समझ गए, यानी कि ये आपका टोटल बाहरी परिमाप आया, आ गया ना बाहरी परिमाप, ये आपका टोटल बाहरी परिमाप आया मेरे दोस्त। तो दोनों का यदि आप अंतर कीजिएगा, तो जब हम बाहरी परिमाप में से आंतरिक परिमाप को घटाते हैं, यानी टोटल में से ये घटाते हैं, तो ये वाला जो रास्ता वाला जो है आपका, तो ये क्या निकल के आता है 2L+2B+8W, यानी कि ये वाला टोटल बाहरी में से अंधुरनी वाला 2L+2B जो हम निकाले थे, इसको माइनस कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 2L कट जाएगा, 2B कट जाएगा, यानी 8W के बराबर हमेशा होगा, बचा हुआ अंतर 8W हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डायरेक्ट हम यहाँ 8W लिख चुके। तो क्या गलत किए हम मेरे दोस्त, अरे क्या गलत किया हम। तो कभी भी एग्जाम्स में पूछते, रेलवे एग्जाम चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम्स में पूछे कि बाहरी अंदरूनी वाला और बाहरी वाला टोटल में से यदि अंतर करेंगे क्या बचेगा, यानी अंतर तो रास्तवे का ही नहीं बोल रहा था वो, अंतर करेंगे क्या बोला, हमेशा चौड़ाई का 8 गुना कर दीजिएगा, यानी 2 दूनी 4, 2 4 6 8, हमेशा चौड़ाई का 8 गुना कर दीजिएगा, आंसर आप लोग के सामने चले आएगा। ठीक है, समझ गए बिल्कुल।
तो इसको आप जो है इसको मार्क हटा देते हैं हम यहाँ से, इजी वे इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे दोस्त। कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न में बोला गया कि 3059 की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का हाफ, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/8 बराबर हो तो तीसरे भाग का मान रुपयों में क्या होगा, ये आपको बताना है। टोटल धन इतना था और इस सब में हमको विभाजित करना था। क्या करना था, तो हम मान लेते हैं पहले धन ए था तो a/2 यानी ये हो गए, बी यानी 4 b/4 बराबर सी मान लेते हैं तो c/8 हो गए। यानी ए और बी और सी का अनुपात क्या निकले, 2 4 8 निकले। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ए बी और सी का अनुपात जो निकलेंगे 2 4 8 निकलेंगे, ठीक है। तो इसी के अनुपात में तो धन को बांटना था, इसी के अनुपात में तो धन को बांटना था। टोटल कुल अनुपात का योग कितना होगा, 8 4 12 तो 14 होगा, ठीक ना। तो 14 का वैल्यू क्या दिया गया है आपके सामने, 1359, इसी में वितरित करना है ना। तो एक का वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक का वैल्यू जो निकलेगा 3059/14 निकलेगा ना, 110% निकलेगा। तो आपसे किसका मान पूछा गया है, तृतीय भाग का मान क्या होगा। तो तृतीय भाग का मान बता दीजिए, तृतीय भाग क्या है, 8 ही तो है सी का, तो 8 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 से 7, 2 से 4, 7 से किटाइएगा तो 7 चौके 28, 2 7 21, 7 7 49, तो 7 चौक 28, कोई भी संख्या आएगी इकाई 8 डिजिट सब में है, ठीक है। 2 4 12 2 14 4 हाथ में 1 4 6 16 1 17, यानी 1748 जो होगा इसको रुपया में टोटल सी का जो है प्रॉफिट होगा। 1748 है ना, हाँ 1748 बी नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी आपके बराबर में पूछा जाए, रेशियो में बराबर पूछा जाए, तो सेम टू सेम बराबर करके उसी में वितरित करना है, कॉर्नर गुना नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न हमने करवा दिए हैं मेरे दोस्त 11 वाले सेशन में। ये प्रश्न एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बेहतरीन तरीका से समझिएगा, मजा आ जाएगा। एक बाहरी बिंदु Q से केंद्र O वाली एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ और QR खींची जाती है, ठीक है। यानी एक वृत्त है जिसका सेंटर जो है वो O है, एक Q है ना, Q से केंद्र O वाले एक वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती है। यदि Q इतना वृत्त की त्रिज्या इतना है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, कहीं ना कहीं ये स्पर्श इसमें कर रहा होगा, तो ये यहाँ से आया होगा, ये यहाँ से लगा होगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या था ये P और R, यहाँ तक क्लियर है। यदि OQ 41 है, यदि OQ यानी ये रेखा बोला गया, ये यदि आपके पास 41 सेंटीमीटर है और PQR 60 डिग्री है, यानी PQR यानी ये वाला कोण जो है ये 60 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या जो होती है सेंटर से परिधि के बीच की दूरी होती है त्रिज्या, यानी 9 सेंटीमीटर ये भी होंगे, 9 सेंटीमीटर ये भी होंगे। तो त्रिभुज पी आर क्यू का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर यानी ये पूरे त्रिभुज जो ऐसे निर्मित होगा मेरे दोस्त, ऐसे ही निर्मित होगा ना त्रिभुज, तो ये त्रिभुज का परिमाप आपसे खोजा गया है, परिमाप क्या होगा, ये त्रिभुज का परिमाप क्या होगा आप बता दीजिए। हम बता दिए गए हैं, यदि आप सेशन अटेम्प्ट किए होंगे तो बिल्कुल इजी तरीका से आप बता दिए होंगे, ठीक है, समझ गए। चलें, तो कभी भी एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त कि Q से कोई भी रेखा यदि मान के चलिए इस वृत्त में स्पर्श कर रही है और सेंटर से परिधि के बीच में जो भुजाएं इसमें जाके मिल जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है मेरे दोस्त वो 90 डिग्री का बनता है। जब ये 90 डिग्री का बन जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन समकोण त्रिभुज आ गया मेरे पास, समकोण त्रिभुज ही आया ना। जैसे ये मान के चलिए बीच में ये रेखाएं खींचा गई थी, ये समकोण त्रिभुज तो हुआ 90 डिग्री। जैसे मान के चलिए मेरे दोस्त यदि ये 90 डिग्री है तो इसे हम समकोण त्रिभुज तो कहेंगे, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। तो यानी कि ये समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कर्ण हो जाता है, अरे क्या कर्ण हो जाता है 90 डिग्री के सामने भुजा, जी हाँ कर्ण हो जाता है, ठीक है कर्ण। ये क्या आधार होंगे, आधार दिया गया है, ठीक है, कर्ण दिया गया है, ठीक है। क्या हम लंब निकाल सकते हैं, जी हाँ जरूर निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होते हैं ना, होते हैं। तो कर्ण कितना है 41, यानी 41 का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार कितने हैं 9 का स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, यानी ये बराबर है तो इस बार माइनस आ जाएगा, यानी 41 स्क्वायर अब माइनस 9 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर हो जाएगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो ए प्लस बी यानी 50, ए माइनस बी यानी 9 जाएंगे, कितना बचेंगे 32 बराबर एल स्क्वायर। यदि एल की जगह मेरे दोस्त तो रूट अंडर इसके साथ चले आएगा, ठीक है। तो रूट अंडर आने का मतलब है
इसको मैं इधर से लिख देता हूँ। रूट अंडर मारने का मतलब है दो में से एक चीज़ निकल जाएगा, यानी 25 दूनी इसको तो हम तोड़ सकते हैं ना, 25 दूनी 50, तो 25, 5 पचे 25, 5 निकल जाएंगे। 2 इससे गुना होंगे 64, 8 अठी 64, 8 निकल जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं टोटल 40 सेंटीमीटर लंबाई निकल चुका है, यानी कि ये कितनी है, ये कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ गए। जब ये 40 है तो ये भी 40 होंगे। क्यों? क्योंकि क्यू से दोनों रेखाएं निकलती है और एक ही वृत्त पे दोनों साइड स्पर्श करती है, तो वो दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यानी ये 40, ये भी 40 निकला, निकला ना, निकल गया। हमको क्या चाहिए, हमको परिमाप चाहिए इस त्रिभुज का। कोई भी त्रिभुज में यदि मेरे दोस्त एक कोण 60 डिग्री निकला, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कोई भी कोण में मेरे दोस्त यदि एक कोण 60 डिग्री निकला, आपका 90 डिग्री नहीं, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री निकल गया, समझ जाइए वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, तीनों कोण बराबर है उसका, समबाहु त्रिभुज है। तो यानी ये 60 है, तो यानी कहने का मतलब है ये भी 60 होंगे। इसी प्रकार कहने का मतलब है ये भी 60 ही होंगे। 90 डिग्री मेरे दोस्त याद रखेगा, 90 डिग्री को आप मिला नहीं दीजिएगा। 90 डिग्री ये त्रिज्या के ये कोण है 90 डिग्री, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आपको, ये जो खींचे गए हैं ना, ये 60 डिग्री हम बोल रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि यदि ये 40 हैं तो ये भी 40 होंगे, और ये जो दिए गए हैं ये भी 40 होंगे। तो अब परिमाप खोज रहे हैं, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों तो 40 है, 4 तिया 12, इससे राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्या समझ गए आप लोग? नहीं समझे होंगे, पता है ना, नहीं समझे होंगे तो आप लोग बढ़िया से इसको, और भी 11 बजे सेशन में बता दिए गए, वहाँ से भी कर सकते हैं इसको अटेम्प्ट। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा मेरे दोस्त, ए टू जेड इसमें क्लियर आपको हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किए, जैसा बताया गया था हमने वैसा ही किया यहाँ पे। लेकिन हमको एक बात पता था कि कोई भी यहाँ से यदि मान के चलिए स्पर्श रेखा खींच रहा है और त्रिज्या के बीच में यहाँ जो कोण निर्मित होता है ये 90 डिग्री होता है। यहीं से पता चल गया ये मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जब है तो ये समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, हमको पता चल गया 41 ये कर्ण है। जब कर्ण दिया गया है, आधार 9 दिया गया है त्रिज्या के रूप में, तो क्या हम लंब निकाल नहीं सकते? जी हाँ, लंब निकाल लिए 40 सेंटीमीटर। और जब लंब निकाल लिए 40 सेंटीमीटर मेरे दोस्त, तो आपको पता चला क्या चला कि दोनों भुजाएं की लंबाई पता चल गया, ये भी 40 है, ये भी 40 है, लेकिन एक कोण 60 डिग्री दिया गया था, यानी ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, तीनों 60 डिग्री होंगे, और तीनों 60 डिग्री होंगे तो भुजाएं बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होंगे, तो जो एक का भी 40 है तो सबका 40-40 होगा, यानी 40 से 120 राइट आंसर। आप ऐसे भी दे सकते थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति स्थान P से स्थान Q तक की वस्तु खरीदने के लिए यात्रा करता है जिसकी कीमत P की तुलना में Q पर 15% कम है। वो यात्रा पर 150 रुपया खर्च करता है और फिर P पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 रुपया बचत करता है, तो P की कीमत के सापेक्ष उसकी प्रतिशत बचत कितनी होगी, ये बात बताना है। यानी P से Q कुछ रास्ते गया कुछ मार्केटिंग करने के लिए, वहां मार्केटिंग करेंगे 15% हमको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट के चक्कर में इसको 150 रुपया भाड़ा का सामना करना पड़ा, यानी 150 रुपया भाड़ा लग गई है। भाड़ा देने के बावजूद ये 150 रुपया का बचत कर लिया। लेकिन यही सोचते हैं कि यदि P पे रहता है ये 15% जो बचत कम हुआ मेरे दोस्त, 15% वहां का वैल्यू जो कम है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 300 रुपया के बराबर होंगे। जो खर्चा किए ये पैकेट से थोड़ी देंगे, ये जो बचत, ये जो 150 रुपया जो बचत कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसको तो माइनस करके ही बचत कर रहे होंगे ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 300 का जो वैल्यू होगा आपका 15% बचत के बराबर होगा। तो 100% का तो मान सकते हैं, 100% यदि निकाल देंगे तो P के जगह P के स्थान पे, P से जो स्थान पे था इसका कीमत क्या हो जाएगा, तो 2000 रुपया। यानी P पर वो वस्तु कितने रुपये में मिल रहा था, 2000 में, यानी कि 1000 का 1% का वैल्यू 2000 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक, समझ गए। तो यानी कि P के स्थान पर वो कितने रुपये में मिल रहे थे, 2000 में। बचत कितने कर रहे हैं ये, 150 रुपया का, तो वही तो परसेंटेज खोज रहा है। 150 बचत कर रहे हैं कितना पे, 2000 पे, 100 पे कितना, तो यहाँ से देख सकते हैं 7.5%। 7.5% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, या तो चाहे आप बेसिक से भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमने इतना जाना कि क्यू पर जाने पर 15% कम लग जाता है। 15% कम लगने का अर्थ है मेरे दोस्त कि जो हम भाड़ा लगाए थे और जो हम बचत किए थे उन दोनों योग के 15% बराबर है। समझ गए। ठीक है, तो बेसिक से इसको बनाइएगा, उसी में समझ आएगा कि 300 रुपया ये क्यों आया। ठीक है, समझ गए। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। इस तरह प्रश्न मेरे दोस्त कहीं दिक्कत हो रहा है तो 11 बजे सेशन आप लोग ना भूलें, 11 बजे सेशन अटेंड करें, वहां से बिल्कुल डिटेल से बताया जाता है आपको। ठीक है,
16 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्न आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो अक्षरें, जो संख्याएं दी गई है आप लोग के सामने, संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में सजाइए। यदि विषम एन एन यदि की संख्याओं जितने भी कितनी संख्याएं, यदि विषम नंबर पे संख्याएं हैं तो बीच वाले आपका माध्यिका हो जाएंगे। यदि सम वाले हैं तो बीच में दो संख्या आएंगे, दो संख्याओं को योग करके 2 से भाग। तो सबसे पहले आरोही क्रम में से, क्या आरोही क्रम में ये है? हाँ है, आधा काम हो गया। तो इनके बीच वाली संख्याएं के क्या ये सम है या असम? 1 2 3 4 5 सम सम है, यानी 2 को इसके बीच में आएंगे। कौन कौन आएंगे? ये दोनों जोड़ा इधर, ये दोनों जोड़ा इधर, यानी कि 8 और 10 बीच में आएंगे। तो इसी को जोड़ के 2 से भाग देने बोल रहे हैं आपको। 18 में 2 9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्स में मेरे दोस्त एक बात समझिएगा कि यदि 25 मैथ्स पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी के ही बारे में बोलिए, यदि 25 मैथ पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, तो इसमें 5 मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव देते हैं। समझ में आ रहा? कि जो बेस लड़का है, जो मिडिल वाला लड़का है, वो इसमें घबरा जाता है, प्रेशर यहीं से बनते हैं उसके। इसमें जो 15 प्रश्न दिए जाते हैं वो बहुत ही इजी प्रश्न दिए जाते हैं, जो कि सब लड़का करते हैं। 110% सब लड़का करते हैं। और 5 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं मेरे दोस्त, ये 5 क्वेश्चन मॉडरेट दिए जाते हैं, जिसमें करता है सब लड़का, ये भी सब लड़का कर देगा, लेकिन टाइम बचत नहीं कर पाता। बस बात यही है। टोटल प्रश्न हाथ नहीं, प्रश्न देख लिए ना कि 10 जुलाई 2026 को सीक्वेंस में जिस प्रकार आपके एग्जाम्स में मैथ आए थे, उसी प्रकार प्रश्न को हमने सेट किया यहाँ पे। ठीक है, तो सब प्रश्न नहीं रहता है, जो प्रश्न मुश्किलें हैं उस पर ज्यादा विशेष ध्यान आप लोग को देना होगा। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहे थे? शिवम ने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि 30,000 रुपया उधार ली है। यदि उसने अवधि के अंत में x% की वार्षिक दर पर 4500 रुपया ब्याज का भुगतान किया तो x का मान क्या होगा, यानी कितने वर्षों के लिए वार्षिक दर पर ब्याज वो लगाया था, ये आपको बताना। ठीक है, तो 4500 रुपया तो हम ब्याज कमा लिए, कितने धन पे? 30,000 धन लगाए, 4500 रुपया मेरे पास इंटरेस्ट यानी ब्याज चले आया। क्या ये सिंपल इंटरेस्ट था या कंपाउंड इंटरेस्ट? सर सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका ब्याज निकला, ब्याज कितना निकला? 4500। मूलधन क्या है आपके पास? 30,000 गुना 100 पीछे 100 करने के बाद पता चला कि ये टोटल 15% आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 15%। क्या रेट आ रहे हैं? जी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट आ रहे हैं। और सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का गुणनफल होता है, यही तो होता है ना सिंपल इंटरेस्ट। यही तो 15% के बराबर है ना। रेट तो हमको निकालना है, टाइम क्या दिया गया? 3 साल, तो बराबर 15। तो यहाँ से 3 × 15 कर सकते हैं, तो रेट जो निकल जाएगा मेरे दोस्त 5% निकल जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल इजी तरह प्रश्न थे, 3 नंबर इज राइट आंसर। चलते हैं आगे। ये भी प्रश्न बहुत इजी है। 18 यदि 12 मजदूर 18 दिनों में एक दीवार को बना सकते हैं तो 8 मजदूर इसे कितने दिनों में बनाएंगे? तो टोटल काम को हम दोनों को 12 मजदूर 18 दिन जो काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना होंगे? इतना वर्क को यदि 8 मजदूर करे तो 4 तिया 12 और 2 से 9 9 तिया 27 दिन में कहानी खत्म हो जाएगा। 27 दिन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस प्रश्न को भी ज़्यादा नहीं लेना है सीरियस, बहुत ही इजी प्रश्न है। चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न में थोड़ा सा है। ठीक है, यदि x+3 और x-3 का मध्यमा अनुपाती 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, x का मान 0 से बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी मध्यमा अनुपाती क्या होता है? तो कल भी हम आपको सेशन में बताए थे मेरे दोस्त कि कभी प्रथमा अनुपाती, मध्यमा अनुपाती या तृतीय अनुपाती आपसे पूछते तो ये सीक्वेंस आप बनाइए, ए अनुपात बी, समानानुपात बी और सी। और हमेशा याद रखिएगा ये बी जो समानानुपात है, ये उठ कहीं भी जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, अकेला कहीं नहीं जाएंगे। तो आपसे यदि प्रथमा अनुपाती पूछ दे यानी ए बराबर तो क्या हो जाएंगे? b²/c। मध्यमा अनुपाती पूछ दे तो मध्यमा अनुपाती दोनों साथ जाएंगे तो b² बराबर ac। और तृतीय अनुपाती पूछ दे तो c बराबर ये दोनों साथ जाएंगे तो यानी b²/a। ठीक है, तो क्या खोज रहा है आपसे? मध्यमा अनुपाती। मध्यमा अनुपाती क्या हो जाएगा? b² बराबर ac, या तो हम लिख सकते हैं b बराबर √ac। ठीक है, तो यही तो बोला जा रहा है ना, मध्यमा अनुपाती b का मान 4 √ac, √, क्या हो जाएगा? x+3 इंटू x-3। बिल्कुल समझ गए यहाँ तक? क्या समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो यानी हम दोनों पे पावर इधर स्क्वायर करते हैं बराबर बराबर मेरे दोस्त, तो ये 4 चौके 16 बराबर ये स्क्वायर रूट कर जाएंगे तो ये क्या होंगे? हम जानते हैं कि a² माइनस b² का फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे? 3 तिया 9 इधर आ जाएंगे 25 बराबर x²। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आप लोग के सामने? 5 आ जाएगा। तो यही तो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था, सिर्फ मध्यमा अनुपाती आपको निकालना था, और मध्यमा अनुपाती हम जानते हैं क्या होता है? b² बराबर ac के बराबर। ठीक है, तो कभी भी आपसे प्रथमा अनुपाती, मध्यमा अनुपाती, तृतीय अनुपाती पूछ दे, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना, फिर यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। मिश्रित आवर्ती दशमलव वाले x के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें और उत्तर को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। इसका मान क्या होगा? यदि 3x प्लस 2.3666 बराबर 4.566, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं ये क्या जा रहा है? मतलब यानी ये 6 जाते रहा, अनंत तक जाएगा ये 6, समझ रहे हैं। इसीलिए यदि 5.4 पे पावर यदि मान के चलिए मेरे दोस्त 6 ऐसे आ रहा है, तो इस डॉट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 6 पे पावर बार लगा देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 6 जो है वो रिपीटेड, मल्टीपल रिपीटेड, समझ रहे हैं आप। तो 3x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएंगे? तो यानी कि ये आके इधर माइनस हो जाएगा, माइनस होकर क्या होंगे? 2.3666 क्या हो जाएंगे? 0.001.3। तो क्या हम 3.1 डायरेक्ट लिख देते हैं, हो गया ना। तो x बराबर क्या हो जाएंगे? 31/30। तो क्या x का ही मान खोज रहा था क्या? जी हाँ, x का मान खोज रहा था 31/30। 31/30 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो मेरे दोस्त 20 प्रश्न ही टोटल कुल आज आ पाया है पार्ट ए में, ठीक है, पार्ट 1 में। कल जो आपके जो इस सेशन जो जिस सेशन में आप वीडियो अवेलेबल पा रहे हैं मेरे दोस्त, इसी सेशन में कल आपके जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो 15 प्रश्न को इजी तरीका से हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज 20 प्रश्न तक ही रहने देते हैं, बिल्कुल लेंदी प्रश्न हो जाएगा, आप लोग भी बोर फील कीजिएगा, इसीलिए हमने 20 प्रश्न ही रखे। बाकी बात यदि आगे 15 प्रश्न है तो आगे पार्ट 2 के तौर पर कल ये आप लोग के लिए सेशन लेके चले आएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आंसर सॉल्व कैसा लगा, पर्सनली इस बात पर निर्भर पड़ता है मेरे दोस्त कि आप किस तरह एग्जाम सॉल्व में किए थे और हमने किस तरह किया, आप किस तरह बनाए, क्या समय बचत हो पाया नहीं हो पाया। कोई प्रश्न में आपको हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, कौन सा प्रश्न था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कल जो 15 प्रश्न रिपीट लेके आएंगे, जो बचा हुआ 15 प्रश्न है मेरे दोस्त, वो प्रश्न को भी, जो ये प्रश्न जो इसमें आज के सेशन में जो समझ में नहीं आया है वो प्रश्न कमेंट कीजिएगा, कल वो फिर प्रश्न जो है कल 15 नंबर क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है, जिसमें कि समझने में आपको बिल्कुल ही आसानी हो। समझ गए? खास करके ये बहुत ही मस्त प्रश्न था मेरे दोस्त, खास करके याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हम इसका यहाँ पूरा डिटेल्स भी दे चुके हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये था प्रश्न, इसको भी बता चुके हैं हम ऑलरेडी पहले भी। यदि नहीं समझ में आया वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। और हो सकता है कल यदि इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन कीजिएगा, कल फिर एक बार हम ये प्रश्न उठा कर लेते आएंगे दूसरे तौर पे, ठीक है, मतलब नंबर उम्र सब चेंजिंग रहेगा, समझ गए। तो ये था आज का प्रश्न, कैसा लगा हल इसका, पर्सनली हल इसका कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो सेशन पसंद आ गया तो आप लोग लाइक शेयर कर लीजिएगा। यदि आप न्यू हैं, कोई भी टॉपिक के लिए यदि मैथ्स में तैयारी करना चाह रहे हैं, समय नहीं बचत पा रहा है आपका, सबसे बड़ी समय है मेरे दोस्त, मैथ्स का सवाल तो कोई भी कर रहे हैं, समय नहीं बचत कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो समय यदि आपको बचत करना हो तो आप सेशन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, समय 110% बचत होगा। क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्त, धन्यवाद।